हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केस स्टडी नंबर 1 हमारे आरटीपी जनवरी 2026 की। इस वीडियो में हम पूरी केस स्टडी को अच्छे तरीके से डाइसेक्ट करेंगे। बेसिकली उसके एक एक वर्ड को, उसके एक एक उसके एक एक फ्रेज को, ठीक है, एनालाइज करेंगे ये समझने के लिए कि कौन सी लाइन किसी भी इस केस स्टडी में कोई भी लाइन अगर है या फिर कोई भी वर्ड अगर हमें दिख रहा है तो ये किसकी तरफ सिग्नल कर रहा है। मतलब कौन सा टॉपिक है, कौन सा टॉपिक यहाँ पे पूछा जा सकता है, या कौन से चैप्टर से, या कौन से कॉन्सेप्ट से, या कौन से सब्जेक्ट से। तो हम ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। अब जैसे कि हम नॉर्मली करते हैं कि जब भी कोई केस स्टडी रीड करते हैं एग्जाम के अंदर, तो सबसे पहले हम एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो हमें पता होगा कि इस केस स्टडी में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हमारे वो एक्चुअल में टेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि केस स्टडी से पता चल जाता है, मतलब क्वेश्चन से पता चल जाता है मोटा मोटी कि ओके ये क्वेश्चन किससे बिलोंग करता है। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं वो भी। सबसे पहला क्वेश्चन वो कह रहे हैं स्टेटमेंट शुड बी ट्रू रिगार्डिंग कंपेटिटिव एडवांटेज। मुझे यहाँ पे दिख गया जनरेट किया, ठीक है, कंपेटिटिव एडवांटेज मुझे दिख गया, तो यानी कि मेरा SCPM से बिलोंग करेगा क्वेश्चन। विच ऑफ द क्लासिफिकेशन, देखो ये भी रेवोल्यूशनरी मी टू, ये भी मेरा SCPM से है। उसके बाद रॉयल्टीज ऑन फ्रॉम सेल्स इनकम टैक्स एक्ट, तो मुझे पता चल गया साफ साफ DT से है, राइट। उसके बाद ये क्वेश्चन मेटा स्पेस शिरीष मदन कोई पर्सन होगा इसमें, इसका थोड़ा थोड़ा हिंट मुझे ऑडिट या आप कह सकते हो एथिक्स से आ रहा है, ठीक है, या हो सकता है सप्रेशन, या तो कुछ फ्रॉड वगैरह से रिलेटेड हो या कुछ चीज़ हो, वो हम देखेंगे केस स्टडी रीड करते वक्त। उसके बाद एक्विजिशन ऑफ BPL इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये भी मुझे SCPM से इसके सिग्नल्स आ रहे हैं। फिर अकाउंट फॉर कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी, ये मुझे FR। अगर हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की बात करें विद रेफरेंस टू द अनेक्शर एडवाइस हीरल मेहता, इनकम टैक्स है, ये तो साफ पता चल रहा है। Address the issue towards untoward clinical outcomes of heel beat in patients, the patent of which it has licensed out to YLL, suggest some of the actions। देखो यहाँ से क्लैरिटी नहीं बन रही कि ये पर्टिकुलरली किस टॉपिक से पूछा जा रहा है, बट क्योंकि वहाँ पे कुछ पेशेंट्स, ठीक है, एक्शंस जो कंपनी को लेने चाहिए टू एड्रेस दिस इशू, ठीक है, कुछ अनटूवर्ड क्लिनिकल आउटकम्स, अनटूवर्ड का बेसिकली मतलब होता है बैड, कुछ बैड क्लिनिकल आउटकम्स आ रहे होंगे पेशेंट के, इट हैज़ लाइसेंस्ड आउट टू YLL, तो YLL हो सकता है इसका कोई आउटसोर्सिंग पार्टनर हो या कुछ हो। तो मुझे यहाँ से भी थोड़े थोड़े SCPM के सिग्नल्स मिल रहे हैं। ठीक है, केस स्टडी हमारी खत्म हो गई पहली। इस वीडियो में हम एक ही केस स्टडी डिस्कस करेंगे, इससे अगली वाली वीडियो में हम सेकंड केस स्टडी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी मुझे पता चल गया कि मैक्सिमम क्वेश्चंस मेरे स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट से ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बाकी आप देखो TT का एक क्वेश्चन है, ठीक है, ऑडिट से मुझे क्वेश्चन पूछा है, देखना पड़ेगा वो ऑडिट से एथिक्स है, ठीक है, और एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से है मेरा इंडेमनिफिकेशन के ऊपर। ठीक है, चलो वापस से केस स्टडी पे आते हैं स्टार्टिंग में। तो हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो है फार्मास्यूटिकल कंपनी, फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, ठीक है, इज़ अ लिस्टेड कंपनी, ठीक है, इन्फॉर्मेशन है, हाईलाइट कर लेते हैं। हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई महाराष्ट्र, एस्टैब्लिश्ड इन 1985, इट इज़ अ स्पेशलिटी जेनेरिक फार्मास्यूटिकल कंपनी। मतलब जेनेरिक फार्मास्यूटिकल हो गया कि कई सारी दवाइयाँ बनाती है, विद अ वाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो दैट हैज़ बोथ ब्रांडेड एंड जेनेरिक मेडिसिन, ठीक है। दीज मेडिसिन कवर कार्डियोलॉजी, ठीक है, ऑन्कोलॉजी, ऑप्थोमोलॉजी एंड ओवर द काउंटर मेडिसिन अमंग अदर्स, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, ठीक है। अभी देखो इस वाले पैराग्राफ से हमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि देखो इसका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो ब्रांडेड का प्रोडक्ट का भी है प्लस जेनेरिक प्रोडक्ट्स का भी है। तो मतलब इसके दो प्रोडक्ट्स हैं, ब्रांडेड एंड जेनेरिक। तो हो सकता है कुछ हमसे आगे चल के ब्रांडेड और जेनेरिक अगर हमें ये बता रहा है कि ब्रांडेड भी है और जेनेरिक भी है, तो हो सकता है वो हमसे डिफ्रेंसिएशन स्ट्रैटेजी पूछे, कॉस्ट लीडरशिप या डिफ्रेंसिएशन स्ट्रैटेजी आपको लगानी है, इस टाइप की चीज़ पूछ सकता है, या कुछ इनोवेशन रिलेटेड, बिकॉज अगर ब्रांडेड है तो हो सकता है कि इनोवेशन उन्होंने कुछ करी हो या कुछ पेटेंट्स यूज़ किए हो सकता है ना। ब्रांडेड चीज़, अगर कोई मेडिसिनल कंपनी ब्रांडेड चीज़ें बेच रही है मतलब ब्रांडेड उनका प्रोडक्ट है। ब्रांड तो तभी होता है ना जब वो आपका खुद का होता है, इसी वजह से। फिर चलो आगे बढ़ते हैं। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनीज एंड इज ऑल्सो कंसिडर्ड लार्ज फार्मास्यूटिकल कंपनी ग्लोबली। मतलब वो इंडिया में तो लार्ज कंपनी है ही, प्लस ग्लोबली भी लार्ज कंपनी है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ बोथ विद इन इंडिया एंड अक्रॉस द ग्लोब। Okay, in 2025 it reported revenue close to $7 billion US। अच्छा, $7 billion US का इसका रेवेन्यू, मतलब फाइनेंशियल भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। एंड एम्प्लॉइंग ऑलमोस्ट 50,000 पीपल अक्रॉस द ग्लोब, यानी अच्छी बड़ी कंपनी है। दे हैव मार्केट प्रेजेंस विद इन इंडिया एंड इन मेजर मार्केट्स लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड फ्यू अदर यूरोपियन कंट्रीज। मतलब अच्छी 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 बड़ी बड़ी कंट्रीज में इसकी प्रेजेंस है।
टॉप कंट्रीज में। द ब्रांडेड मेडिसिन आर अ पोर्टफोलियो ऑफ पेटेंट प्रोटेक्टेड मेडिसिन। देखो मैंने बोला ना ब्रांडेड मेडिसिन है तो कुछ ऐसा आएगा, पेटेंट प्रोटेक्टेड मेडिसिन हो सकता है ब्रांडेड के लिए ना, विच हैज़ बीन नर्चर्ड बाय GJPL की ही का ही पेटेंट है, मतलब इन्होंने ही खुद पेटेंट बनाया है, किसी और से खरीदा नहीं है, किसी और से लाइसेंसिंग लिया इसका। ओवर मेनी ईयर्स बाय इन्वेस्टिंग हेविली इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी इन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी खर्चा किया है। अब यहाँ से हम और ऑब्जर्वेशंस निकाल सकते हैं। देखो इन्हीं इस पैराग्राफ से अगर मैं आपको ऑब्जर्वेशन बताऊँ, देखो वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज है, तो मुझे पता चल रहा है कि अच्छी खासी रेप्यूटेड कंपनी है, राइट। प्लस फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग साउंड कर रही है, दिख रही है फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, राइट। उसके बाद इसकी अब्रॉड प्रेजेंस भी है, तो हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा था पूरा DTI डायरेक्ट टैक्स वाला क्या था, बट हो सकता है कि मुझसे ट्रांसफर प्राइसिंग के बारे में भी पूछे, क्योंकि इसकी प्रेजेंस अदर कंट्रीज़ में भी है, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, हो सकता है इसके एंटिटीज़ हों बाहर, राइट। या फिर अगर आप बोलो कि हो सकता है मुझसे यहाँ पे NR टैक्सेशन के बारे में भी पूछ लिया जाए, चांसेस है, चांसेस आपको देखने पड़ेंगे कि क्या पूछा जा सकता है, राइट। मतलब इससे हमें ये इंडिकेशन मिल रही है। फिर द ब्रांडेड मेडिसिन आर पोर्टफोलियो ऑफ पेटेंट प्रोटेक्टेड, ठीक है। द एम ऑफ दिस, अब देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट आ रहे हैं यहाँ पे कि इसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी सालों तक खर्चा भी किया हुआ है। तो अगर देखो डायरेक्ट टैक्स में अगर मैं जाके देखूँ, तो अगर मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ, तो मुझे सेक्शन 35 तो मेरे दिमाग में एको करना चाहिए, राइट। सेक्शन 35 मेरे ब्रेन में आना चाहिए कि सेक्शन 35 होता है भाई डायरेक्ट टैक्स में, जहाँ पे आपको इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो भी आप खर्चा करते हो उसका एक्सपेंडिचर डिडक्शन मिलता है, ठीक है, एक्सपेंस वो अलाउ होता है। आगे देखते हैं कि क्या कहता है वो। द एम ऑफ दिस इवॉल्विंग बिजनेस इज टू इम्प्रूव, एम क्या है इनका, टू इम्प्रूव मेडिकल आउटकम्स फॉर पेशेंट्स बाय आइदर मीटिंग द अनमेट डिमांड्स और बाय इन्हेंसिंग पेशेंट कन्वीनियंस थ्रू डिफरेंशिएटेड डोसेज फॉर्म्स। मतलब या तो ये कुछ चीज़ को इम्प्रूव करेंगे, मतलब अपना जो मेडिकल इनका आउटकम होगा, जो ये मेडिकल सर्विसेज दे रहे हैं सामने वाले को, या तो जो चीज़ अभी तक एग्जिस्ट कर नहीं रही है, अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, उसको क्रिएट करेंगे, या फिर जो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उसको ये इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, इन्हेंस करना चाह रहे हैं। तो मतलब मुझे यहाँ से इंडिकेशन थोड़ी थोड़ी, अगर मैं थोड़ा SCMP वाला दिमाग लगाऊँ, तो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी इंडिकेशन, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो मुझे रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट की आ रही है, और एग्जिस्ट कर रहा है और मुझे उसको इम्प्रूव करना है, तो मुझे यहाँ पे एवोल्यूशनरी प्रोडक्ट की थोड़ी थोड़ी खुशबू आ रही है। देखो आपको भी आना चाहिए, धीरे धीरे आएगा। फिर ड्यू टू द बेटर अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड टैलेंट भी है इनके पास फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दिस पोर्टफोलियो हैज़ बीन बिल्ड प्राइमरीली फ्रॉम इट्स R&D सेंटर्स लोकेटेड विद इन इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, ठीक है। तो यहाँ पे रहकर इनका R&D का खर्चा सारा हुआ है और यहीं पे इनका सारा डेवलपमेंट भी हुआ है। जेनेरिक मेडिसिन, अब देखो ये इन्होंने हमें बताया था ब्रांडेड मेडिसिन के बारे में, तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रांडेड मेडिसिन कहीं ना कहीं इनका खुद का इवोल्यूशन है, क्योंकि इन्होंने खुद एक तो नर्चर करा है इनको, ठीक है, इन्वेस्ट करा है इन्होंने हेविली रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर कोई कंपनी या कोई भी एंटिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतना सारा खर्चा कर रही है, तो इसका मतलब कुछ नया ही डेवलप कर रहे होंगे ना। तो या तो नया ही डेवलप कर रहे होंगे या किसी एग्जिस्टिंग चीज़ को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने का ट्राई कर रहे होंगे, राइट। तो मुझे यहाँ से थोड़े थोड़े हिंट्स जो मिल रहे हैं, या तो मुझे रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट के दिख रहे हैं, या मुझे हो सकता है ये एवोल्यूशनरी भी हो कि चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, उनका मुझे, ठीक है, चेंज करना है कुछ। अब अगर हम जेनरिक मेडिसिन के ऊपर आएँ, आर दोज ड्रग्स, जेनरिक मेडिसिन आर दोज ड्रग्स दैट कंटेन द सेम केमिकल, ओके, एज ओरिजिनली पेटेंटेड ब्रांडेड मेडिसिन। अच्छा, मतलब ये ब्रांडेड मेडिसिन की कॉपी लग रही हैं। दे वर्क इन द सेम वे एंड प्रोवाइड द सेम क्लिनिकल बेनिफिट्स एज अ ब्रांडेड ड्रग, ठीक है, सेम ही तरीके से काम कर रही हैं, सेम ही क्लिनिकल बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही हैं। हाउएवर कंपनीज अदर देन द ओरिजिनल पेटेंट होल्डर डू नॉट हैव द राइट टू मैन्युफैक्चर द ड्रग अंटिल द पेटेंट एक्सपायर्स। तो जब तक GJPL अपना पेटेंट किसी और कंपनी को बेचेगी नहीं, या फिर इसका पेटेंट एक्सपायर नहीं होगा, ठीक है, तब तक ये जो मीटू सॉरी मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड हो गई, ये जो जेनेरिक मेडिसिन है, ये जो जेनेरिक मेडिसिन है ना, ये कोई और प्रोड्यूस नहीं कर सकता, राइट। ये मेडिसिन कोई और प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ये सिर्फ कौन प्रोड्यूस करेगा, GJPL ही प्रोड्यूस करेगा। मतलब कि जब तक मेरा पेटेंट एग्जिस्ट कर रहा है, कौन प्रोड्यूस करेगा ये जेनेरिक मेडिसिन, GJPL, मतलब अपनी ब्रांडेड की कॉपी ये खुद ही प्रोड्यूस करेंगे। जैसे ही इनका पेटेंट या तो एक्सपायर हो जाता है, या ये मान लो किसी को लाइसेंस कर देते हैं या किसी को सेल कर देते हैं, तो फिर वो बंदा प्रोड्यूस करेगा, ये नहीं करेंगे, राइट। ये समझ आती है यहाँ से चीज़। As stated above, the patent provides the original innovator with the first mover advantage, and their reward in the form of this monopoly
हेल्प्स देम रिकूप देयर इन्वेस्टमेंट्स मेड इन रिसर्चिंग एंड डेवलपिंग दिस मेडिसिन। ठीक है, मतलब देखो वो कह रहे हैं कि इन्होंने क्योंकि ओरिजिनल इनोवेटर हैं, इनको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला है एंड द रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ इज मोनोपोली भी है उसकी। देयर इन्वेस्टमेंट मेड इन रिसर्च एंड developing this medicine. However, once the patent expires, other players in the industry can use this technical know-how. जैसे ही पेटेंट एक्सपायर होगा, बाकी सारे लोग भी ये सिमिलर मेडिसिन प्रिपेयर करने लग जाएंगे विद सेम एफिकेसी एंड क्लिनिकल आउटकम्स. These off-patent medicines are generic medicines. Unlike branded medicines, there are generally many other companies that produce generic medicines and hence the competition is much higher. आप देखो यहाँ पे से आपको क्या सिग्नल मिल रहा है. वो कह रहा है कि जो इनकी ब्रांडेड मेडिसिन थी उनकी यहाँ पे मोनोपोली है. अभी जब तक इनके पास पेटेंट है उनके यहाँ पे मोनोपोली है तो मतलब ये कहीं ना कहीं प्रीमियम प्राइस चार्ज कर रहे होंगे, राइट. मोनोपोली है तो अपनी मार्जिनल कॉस्ट से ऊपर ही चार्ज कर रहे होंगे, राइट. मोनोपोली है तो अगर ये प्रीमियम प्राइस चार्ज कर रहे हैं, प्लस इनके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज है क्योंकि इन्होंने इनोवेशन भी कर रखी है और इनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतना सारा खर्चा हो रहा है. उसने बोला है कि हेल्प्स देम रिकूप देयर इन्वेस्टमेंट. रिकूप का क्या मतलब होता है, मतलब कि रिकूप मतलब एक तरीके से पैसा वसूल लेते हैं, मतलब अपनी मेडिसिन ये जो इनको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, इनकी जितना भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा हुआ था वो सारा पैसा इन्होंने वसूल लिया है अपना, ठीक है, सेलिंग करके. तो मतलब रिकूप मतलब कवर कर लिया इन्होंने, पूरा खर्चा अपना वापस से रिकवर कर लिया. सो यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं मुझे यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन, प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन की तरफ टारगेट तो नहीं करा रहा. प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन क्यों? क्योंकि मेरा इनोवेटिव प्रोडक्ट है, प्लस मैं प्रीमियम प्राइस चार्ज कर रही हूँ, प्लस फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी है मेरे पास. वहीं वो बता रहा है कि जो जेनेरिक मेडिसिन है वो कोई भी बना सकता है, ठीक है. जैसे ही आपकी मेडिसिन का पेटेंट एक्सपायर हुआ या आपने किसी को बेचा, वो मेडिसिन कोई भी बना सकता है. और बहुत सारी कंपनीज हैं जो इस मेडिसिन को सेम एफिकेसी के साथ, सेम केमिकल कंपाउंड्स के साथ बनाती हैं. और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो अगर मेरा कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो मुझे कहीं ना कहीं कॉस्ट लीडरशिप यूज़ करनी चाहिए एज अ स्ट्रैटेजी, एज अ कंपेटिटिव एडवांटेज. मुझे कॉस्ट लीडरशिप यूज़ करनी चाहिए. यहाँ से मुझे थोड़ा थोड़ा इस चीज़ का हिंट मिल रहा है, राइट. अगर आप इसको ध्यान से रीड कर रहे हो मेरे साथ तो आपको भी समझ आ रही होंगी चीज़ें. अब उन्होंने फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ GJPL's प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी दिए हैं, ठीक है. तो सबसे पहले वो कहते हैं वाइवालाइट कोई मेडिसिन होगी, इज अ मल्टीविटामिन टैबलेट दैट इज ओवर द काउंटर जेनेरिक मेडिसिन है, मतलब कॉपी होगी ये. यूज फॉर विटामिन मेडिसिन. देयर आर कंपनीज दैट प्रोड्यूस सिमिलर टैबलेट्स एंड हैव द सेम एफिकेसी एंड क्लिनिकल ट्रीटमेंट. तो अगर आपको प्रोडक्ट प्राइसिंग थ्योरी याद होगी, राइट, और उसमें आपको न्यू प्रोडक्ट्स के कैटेगरीज अगर याद होंगे तो उसमें होते हैं 3 होते हैं, रेवोल्यूशनरी, एवोल्यूशनरी एंड मी टू, राइट, जो भी हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे. तो वाइवालाइट आपको क्या लगता है? येस, दिस इज मी टू प्रोडक्ट, क्योंकि वो कॉपी है, ठीक है, ब्रांडेड मेडिसिन का. वहीं अगर हम सर्जिक्योर की बात करें, इज अ ब्रांडेड ऑन्कोलॉजी प्रोडक्ट दैट इज यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट. यूसेज ऑफ दिस हैज़ मेड रिमार्केबल इंप्रूवमेंट्स, ठीक है. GJPL ही ओरिजिनल पेटेंट होल्डर है, मतलब इसने किसी और का पेटेंट लिया नहीं है. The term of which has not yet expired, thereby giving the company complete monopoly over the प्रोडक्शन एंड सेल्स. तो यहाँ से मुझे समझ आ रहा है ये तो सीधा साधा रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, रेवोल्यूशनरी, राइट. अगर मैं सूदिंग टच की बात करूँ, जो अगला प्रोडक्ट है इनका, इज अ जेनेरिक मेडिसिन. फिर उसने जेनेरिक बोल दिया, मतलब कॉपी हो सकती है. इज यूज टू ट्रीट बर्न विक्टिम्स. दिस इज एन इम्प्रूवमेंट ऑफ द ओरिजिनल ब्रांडेड मेडिसिन कोल्ड स्लेव. अच्छा, अब आप ये देखो, जो इसकी जेनेरिक मेडिसिन है सूदिंग टच, ये ओरिजिनल ब्रांडेड मेडिसिन जो कि कोल्ड स्लेव थी उसका इम्प्रूव्ड वर्जन है. इसका मतलब इसने कुछ ना कुछ चेंजेस किए होंगे. दिस मीन्स इज एन एवोल्यूशनरी प्रोडक्ट. मुझे यहीं से पता चल गया, बट फिर भी हम आगे रीड कर लेते हैं. हुज पेटेंट वॉज रिसेंटली हेल्ड बाय GJPL's कंपेटिटर. देखो GJPL के कंपेटिटर के पास था कोल्ड स्लेव का पेटेंट. बट जैसे वो ख़त्म हुआ, इन्होंने दवाई बनाना शुरू कर दिया, प्लस उसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स लेके आए, तो ये बेटर रिजल्ट दे रही है. ऑल्दो similar to cold slave in its clinical efficacy, some improvements were made to the chemical composition. ठीक है, improvement करें ना उन्होंने, development of soothing touch. This helped end user patients benefit from faster recovery as compared to cold slave. मतलब ये evolutionary है, existing product को थोड़ा सा change किया. Within the last 2 decades, India has developed as a major hub with the pharmaceutical industry. It is now known as the pharmacy of the world. India को pharmacy of the world के नाम से जाना जा रहा है, as it supplies medicines across the world. Okay, as mentioned earlier, GJPL has a large market presence in US, Canada, Australia, Japan and few other countries. Some of the products are exported from India while some medicines are manufactured from facilities owned by GJPL in these countries. देखो, वो कह रहा है कि कुछ तो हम यहीं पे इंडिया में प्रोड्यूस करके उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, या फिर कुछ हम
प्रोड्यूस ही कहाँ करते हैं, आउट ऑफ इंडिया। तो मतलब आप देखो आउट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ से हमें ये चीज़ पता चल रही है। देर आर सर्टेन अदर कंट्रीज लाइक मेक्सिको, ब्राज़ील, अर्जेंटीना वेयर GJPL डज नॉट हैव मच प्रेजेंस, इसका प्रेजेंस वहाँ नहीं है। देयरफॉर इट हायर्स ओके सर्विस ऑफ सेल्स एजेंट्स इन मार्केट्स इन ऑर्डर टू सेल द प्रोडक्ट दैट इट एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया टू दीज कंट्रीज। यानी उसने किसी एजेंट को हायर किया तो वो मार्केट इन ऑर्डर टू वो इसके प्रोडक्ट को सेल करता है, ठीक है, मेक्सिको, ब्राज़ील और अर्जेंटीना में। फॉर देयर सर्विसेज GJPL मुंबई पेज कमीशन फॉर देयर सर्विसेज। यानी कि मुझे सेल्स एजेंट्स को मुझे क्या देना पड़ता है, कमीशन देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे तो DT की खुशबू आ रही है, आपको आ रही है नहीं आ रही मुझे नहीं पता, मुझे तो आ रही है DT की खुशबू, डायरेक्ट टैक्स की खुशबू आ रही है मुझे। ओवर दीज ईयर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड, अब डायरेक्ट टैक्स की खुशबू क्यों आ रही है, सेल एजेंट है आउट ऑफ इंडिया जो भी मतलब मेरा मेक्सिको, ब्राज़ील, अर्जेंटीना है, यहाँ पे जाके प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है, राइट। और उसको कमीशन कहाँ से जा रहा है, इंडिया से जा रहा है कमीशन, समझ रहे हो बात को। तो मतलब ये एजेंट इसका नॉन रेजिडेंट हो गया ना। अब ये नॉन रेजिडेंट को कुछ अमाउंट पे कर रहा है तो यहाँ पे TDS का पार्ट आ सकता है, ठीक है। कुछ हमें सेल एजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ पूछा जा सकता है, राइट। Over these years, the availability of skilled talent within India for specialized roles in pharmaceutical research has improved. मतलब skilled labor हमारी improve हुई है. Therefore, GJPL has been increasing its investment in research and development center within India, which is located in Mumbai. यानी इन्होंने डेवलपमेंट सेंटर अपना R&D सेंटर का मुंबई में लोकेटेड है, जिसमें इन्होंने अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर रहे हैं। इन एडिशन टू स्पेंडिंग ऑन इन हाउस रिसर्च, द कंपनी प्रोवाइड्स ग्रांट्स टू वेरियस इंडियन यूनिवर्सिटीज़, अच्छा जी, government institutions, recognized companies to conduct certain research and development activities on its behalf. These grants are utilized for various scientific programs for tax purposes. These are notified under relevant sections approved by the income tax authorities. तो भाई ये तो सीधा सीधा मेरा सिग्नल कर रहा है किस चीज़ को, सेक्शन 35 को। मैंने ऊपर आपको बताया था, राइट। R&D का खर्चा है तो हो सकता है सेक्शन 35 आए, और इससे तो मुझे पूरा हिंट मिल रहा है सेक्शन 35 का, इनकम टैक्स का। ये ज़रूर पूछेगा क्योंकि इसकी जितनी भी, एक तो इसने इन हाउस रिसर्च का बोला, प्लस जो बाहर ये किसी को ग्रांट्स प्रोवाइड कर रहा है, राइट। अब एक और चीज़ मुझे आपको यहाँ बतानी है, ग्रांट्स, अगर आप ग्रांट्स वर्ड सुनते हो तो ग्रांट वर्ड सुनते ही आपके ब्रेन में एक इलेक्ट्रिसिटी स्पार्क होना चाहिए, एक सर्किट बैठना चाहिए, ठीक है। और वो आपको गाइड करेगा कि देखो जब भी आपको ग्रांट वर्ड पता चले, आपको FR की याद आनी चाहिए कि ग्रांट की अकाउंटिंग कैसे करनी होती है, ठीक है। उसके बाद आपके ब्रेन में ग्रांट सुनते ही, जनरली मैं बता रही हूँ, ग्रांट सुनते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, एक तो FR, उसके बाद अपना डायरेक्ट टैक्स तो है ही जो भी हमने देखा, प्लस IDT का भी पर्सपेक्टिव आना चाहिए, किस सेंस में, एग्जेम्पशन के सेंस में, FR के टर्म्स में कि कैसे उसको रिकॉग्नाइज करना है, राइट। DT में तो अपना 35 है ही, राइट। ये चीज़ आपके ब्रेन में स्ट्राइक होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे खत्म होगा। अब किसी एक व्यक्ति की इंट्रोडक्शन हो रहा है। मिस्टर जय प्रधान हैज़ रिसेंटली ज्वाइंड एंड एज एन इंटर्न इन द अकाउंटिंग टीम एट द कंपनीज हेडक्वार्टर्स। ही हैज़ बीन असाइंड टू द टीम, अच्छा इंटर्न है ये, दैट मैनेजेस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑपरेशंस ऑफ GJPL, अच्छा इसको इस टीम में डाला गया है। रेफर एनेक्जर 1 फॉर सर्टन क्लैरिफिकेशन ही नीड्स फ्रॉम मिस हीरल मेहता, जो कि इसकी इमीडिएट सीनियर प्लस मैनेजर हैं एंड इनकम टैक्स इशूज से डील करती हैं। तो फटाफट से हम एनेक्जर 1 पे चलते हैं। अब एनेक्जर 1 क्या बोलता है, उन्होंने मेल लिखी हुई है जय प्रधान ने, ठीक है, हीरल मेहता को, क्लैरिफिकेशन ऑफ टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ सर्टन एक्सपेंसेस। While reviewing फलाना, I have come across certain items that require clarification. These include research and development, देखो पूछेगा वो इससे आपसे क्वेश्चन, during 24-25 as well as 2 tax matters, ठीक है। While assessing officer has raised demands, ओहो, assessing officer का नाम आते ही भाई असेसमेंट 143, ये सब आपके दिमाग में जाग जाना चाहिए, असेसमेंट ऑफिसर। अब इसमें असेसमेंट में कुछ भी आ सकता है, डिमांड एंड रिकवरी कुछ भी हो सकती है, बट आपका दिमाग उस टाइम पे खुल जाना चाहिए। अब वो कहता है कि भाई मुझे गाइड करो, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का उसका है, इनकर्ड वेरियस एक्सपेंसेस टुवर्ड्स R&D विद इन इंडिया, और कंट्रीब्यूशन ऑफ 5 crore वाज पेड टू अ नोटिफाइड एंड अप्रूव्ड IIS बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, ठीक है। तो मतलब इसने IIS को दिए हैं कितने, 5 करोड़। उसके बाद 5 crores to IIS Bangalore, which is a public university renowned for its scientific research activities. अदर मतलब साइंटिफिक रिसर्च पब्लिक यूनिवर्सिटी रिनाउंड है, मतलब इसका खर्चा अलाउड होना चाहिए। अनदर कंट्रीब्यूशन ऑफ 4 crores was made to IIT दिल्ली, ठीक है, ये भी मुझे साफ पता चल गया।
IIT को दिए हैं इन्होंने 4 करोड़ रुपीज़, 4 करोड़। अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च प्रोग्राम इन एडिशन ग्रांट ऑफ 2 करोड़ वॉज गिवन टू हेल्दी इंडिया लिमिटेड, कंपनी को दिए हैं। अ कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया विद इट्स प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव बीइंग साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ड्यूली अप्रूव्ड बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। ठीक है, तो उसका मतलब इसका भी मुझे मिल जाएगा, हेल्दी वाले का। कितना दिया उन्होंने इसको? 2 करोड़। ठीक है। फर्दर द कंपनी इनकर्ड इन हाउस फैसिलिटी अप्रूव्ड बाय प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, मतलब इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी इनकी अप्रूव्ड है, कंप्राइजिंग रेवेक्स ऑफ 8 करोड़, कैपेक्स ऑफ 25 करोड़ एंड 10 CR ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड। इस 25 करोड़ में ही 10 करोड़ इंक्लूडेड है। तो इसका मतलब अगर मैं इन हाउस की बात करूं तो मेरा कैपेक्स कितना है? 25 माइनस 10, 15 करोड़ का। लैंड मेरी कितनी खर्च हो रही है इसके अंदर? 10 करोड़ की। और मेरा रेवेक्स कितना है? 8 करोड़ का। रेवेक्स मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, मेरा पहला इशू तो यहीं खत्म हो रहा है। एज डिस्कस DGPL इज गवर्न बाय नॉर्मल प्रोविजंस and has not opted for concessional regime under 115 BBA BAA and 115 BAB। मतलब यहाँ से मुझे क्लियर इंडिकेशन है कि सेक्शन 35 की इम्प्लीकेशन अब हमें 100% देख के चलनी है। उसके बाद कमीशन टू ओवरसीज एजेंट्स, देखा मैंने बोला था ना, ओवरसीज एजेंट्स। Commission to several agents abroad facilitating sales of its products in markets such as Mexico, Brazil and Argentina. These agents are NR who have no income, अच्छा इनकी कोई इनकम ही नहीं है during accruing or arising in India and hence are not liable to tax in India. Accordingly, no tax was deducted at source on such payments, nor was, अच्छा इन्होंने TDS से डिडक्ट नहीं किया, ठीक है, nor was any application made under section 195(2) for nil deduction, उन्होंने कोई application भी नहीं की। On assessment, however, the assessing officer has taken the view that tax should have been deducted at source। असेसिंग ऑफिसर बोल रहा है कि भाई TDS तो आपको काटना चाहिए था, और जो आपका 25 करोड़ का एक्सपेंडिचर है तो अपने कमीशन में दिया होगा, इसको हम हटा रहे हैं, डिसअलाउ कर रहे हैं। तो हमसे पूछा है सीक योर एडवाइस वेदर दिस पोजीशन इज लीगली सस्टेनेबल। तो आप बताओ लीगली सस्टेनेबल है? इसमें अगर आप देखोगे ना तो आपके डायरेक्ट टैक्स में एक केस लॉ है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मारुति सुजुकी का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मारुति सुजुकी का एक केस लॉ है जो बोलता है कि अगर ये चीज़ है ना, अगर NR की कोई इनकम इंडिया में है ही नहीं, कोई है ही नहीं उसकी इनकम, और वो बाहर की सेल्स, जो ये कमीशन एजेंट है ये इंडिया मतलब बाहर सेल्स करता है, मेक्सिको, ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना में बाहर ही सेल करता है, इंडिया में आके कुछ सेलिंग नहीं कर रहा, बाहर कर रहा है। तो जो भी, और इसकी इंडिया में कोई इनकम अक्रू और अराइज हो ही नहीं रही है, तो जो भी हम इसको पे करेंगे, जो भी एक इंडियन कंपनी इसको पे करेगी एज अ कमीशन, वो क्या होगा, उस पर आप TDS नहीं डिडक्ट करोगे तो चलेगा, क्योंकि उसकी इंडियन इनकम है ही नहीं। ठीक है, उसको आप रीड करके चल सकते हो। उसके बाद ये फ्रीबीज वाला भी एक है, फ्रीबीज टू मेडिकल प्रैक्टिशनर 23-24। ओके, ड्यूरिंग द सेम ईयर DGPL incurred an expenditure of 5 crores towards providing freebies to medical practitioners within India। ओहो, आपको पता होगा सेक्शन 37 के अंदर एक एक्सप्लेनेशन ऐड हुई थी कि अगर कोई भी आप ऐसे फ्रीबीज देते हो किसी डॉक्टर को तो उसकी प्रैक्टिस पे ना खतरा आ जाता है, प्रैक्टिस उसकी बंद कर देते हैं, तो मतलब वो पब्लिकली अलाउड नहीं है, इट्स अ क्राइम। ठीक है, तो आप नहीं दे सकते उसको। 5 करोड़ की जो उन्होंने फ्रीबीज दी हैं ये गलत दी हैं, तो इसलिए जो ऑफिसर ने, असेसिंग ऑफिसर ने उसका एक्सपेंस डिसअलाउ किया है, तो ये पोजीशन उसकी करेक्ट है भाई हमारे दिमाग में। तो ये जयप्रधान ने साइन करके दी थी इनको। तो हमने 2 इशूज़ तो हमने बता दिए, ये भी हमने लगभग बता ही दिया इनको, पहला इशू। अब आगे बढ़ते हैं, जयप्रधान वाला पॉइंट तो कवर हो गया। अब भाई एक्शंस दैट DGPL दैट थ्रेटन पब्लिक सेफ्टी। ओहो, एक तो फार्मास्यूटिकल कंपनी प्लस पब्लिक सेफ्टी भी थ्रेटन हो गई। शिरीष मदन, डायरेक्टर फाइनेंस, ठीक है, ऑफ ग्रेट जॉय फार्मास्यूटिकल in September 2025 came across certain suspicious payments made by Mr. Akash Jain, Director Research and Development। Upon further investigation, मतलब मिस्टर आकाश ने कुछ तो गड़बड़ घोटाला किया है और शिरीष मदन को इस बात की खबर है। कितना इंटरेस्टिंग बनती जा रही है यार स्टोरी। Upon further investigation, it was revealed that these payments were bribes, oh my god, made to a group of scientists and lab technicians to suppress adverse findings discovered during the clinical trials of Metapace। कोई दवाई होगी Metapace, a neurological drug अंडर डेवलपमेंट। इन्होंने कुछ तो गड़बड़ करी है इस दवाई के बनने में। लैब टेक्नीशियंस को, साइंटिस्ट्स को इसने कुछ ना कुछ घूस दिए है ताकि एडवर्स फाइंडिंग्स हाइड कर सके, सप्रेस कर सके। ओहो, तो गड़बड़ की निशानी, अभी खतरे की घंटी। According to the scientists, these adverse results indicated potential negative impacts on patient's health। पेशेंट की तो हेल्थ बहुत ख़राब हो जाएगी। एंड दे रिकमेंडेड हॉल्टिंग, उन्होंने बोला कि भाई
रोक दो, साइंटिस्ट ने बोला कि प्रोडक्शन रोक दो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ड्रग। लेकिन GJPL ने ऑलरेडी 150 करोड़ लगा रखे थे इस प्रोजेक्ट में। बेचारा प्रेशर में आके, अंडर प्रेशर टू डिलीवर द path taking medicines and secure a significant share in the global branded drug market, Mr. Akash Jain between January and June 23 allegedly paid bribes and inducements to suppress reporting of the adverse results। ओहो, तो बेचारे ने प्रेशर में आके घूस खिला दी किसको, डॉक्टर्स को, कि भाई बोल दो इसको कि कोई दिक्कत नहीं है हमें। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सप्रेशन द ड्रग रिसीव्ड रेगुलेटरी अप्रूवल। ओहो, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चला था, इसको अप्रूवल मिल गई एंड अ पेटेंट वॉज ऑल्सो रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ GJPL। पेटेंट भी रजिस्टर करा लिया उन्होंने। GJPL हैज सिंस कमेंस्ड कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मेटापेस। ओ माय गॉड, वेरी सीरियस थ्रेट। इसकी तो रेपुटेशन पे बात आ जाएगी भाई, रेपुटेशन खतरे में, इतनी बड़ी कंपनी की रेपुटेशन इन डेंजर। अभी हमने देखा था कितनी रेप्यूटेड कंपनी है, ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है, $7 बिलियन का रेवेन्यू कर रही है, प्लस 50,000 पीपल भी एम्प्लॉय कर रखे हैं इसने। इंडिया एज वेल एज ग्लोबली जानी जाती है। अगर इसकी कोई ऐसी दवाई इतनी ख़राब निकल आएगी तो इंडिया की मतलब अपना नाम तो ख़राब करेगा ही करेगा ये कंपनी GJPL अपना नाम तो ख़राब करेगी, प्लस इंडिया का नाम भी ख़राब कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। लाइसेंसिंग अग्रीमेंट बिटवीन GJPL एंड YLL। अब देखो रेपुटेशन क्यों खतरा है, क्योंकि अभी हमने कहीं ऊपर पढ़ा था जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि लास्ट 2 डेकेड्स में इंडिया हैज़ डेवलप्ड एज अ मेजर हब विद इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। और लोग हमें क्या कह रहे हैं, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। तो हम पे कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये GJPL और YLL का क्या सीन बन रहा है यहाँ पे। द इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हैज़ बीन स्टडीली ग्रोइंग इन द लास्ट डिकेड। GJPL हैज़ बीन एक्सपेंडिंग कर रहा है वो इट्स मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस विद इन इंडिया इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेज ऑफ न्यूअर अपॉर्चुनिटीज़। मतलब कुछ तो एक्सपेंशन कर रहे हैं। अब बेटर रिजल्ट्स लेके आने के लिए इट हैज़ डिवाइडेड, उसने अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड कर लिया है इनटू कोर एंड नॉन कोर प्रोडक्ट्स। ठीक है, ऑल कोर प्रोडक्ट्स विल मैन्युफैक्चर्ड इन हाउस। तो मतलब कोर को वो इन हाउस मैन्युफैक्चर करेगा और शायद नॉन कोर को आउटसोर्स कर रहा होगा बाय थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स बाय लाइसेंसिंग आउट द पेटेंट। तो मतलब इसने YLL को पेटेंट लाइसेंस किया होगा। In 24-25, GJPL's research and development team at Mumbai developed Healbeat, एक दवाई बनाई इन्होंने, a new drug for patients with cardiac problems. It is a revolutionary drug. समझ आ गया, revolutionary product की बात हो रही है, that can bring substantial benefits for patients। ठीक है, the drug is now registered patent in India under the Patents Act. The cost of developing this drug was 100 crores. Out of this, 80 crores was incurred in India and the balance being incurred overseas. Alert. इसने क्या करा, कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा था, कोई प्रोडक्ट डेवलप किया, इंडिया में किया, जिसका 80% खर्चा, मतलब देखो 100 का 80 करोड़ से दाऊँ 80% खर्चा इंडिया में इनकर हुआ है। इसका मतलब ये प्रोडक्ट कहाँ डेवलप हुआ होगा, मेडिसिन डेवलप्ड इन इंडिया। क्या यहाँ से आपको DT के एक टॉपिक 115 BBF की याद आ रही है, जिसमें अगर 75% से ज़्यादा खर्चा इंडिया में हो रहा होता है तो आपको उसका डिडक्शन मिल जाता है, राइट। एक्सपेंस का अलाउंस मिल जाता है। क्या आपको यहाँ पे ये चीज़ स्ट्राइक की? इफ़ यस बताना कमेंट में करके। आप ये ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या क्या स्ट्राइक करिए आपके ब्रेन में, ठीक है। मतलब अगर टाइम लगे आपको तो, ठीक है, अपने पेपर पे ध्यान देना है। फिर GJPL कंसिडर्स कार्डियोलॉजी रिलेटेड मेडिकल प्रोडक्शन वाज अ पार्ट considers cardiology related medical production was a part of its non-core production portfolio। क्यों भाई, आप अगर कार्डियोलॉजी पे इतनी अच्छी मेडिसिन बना रहे हो, ठीक है, जिससे लोगों को इतना अच्छा सब्सटेंशियल बेनिफिट्स होंगे, तो आप उसको नॉन कोर में क्यों रख रहे हो? इन ऑर्डर टू कंसंट्रेट ऑन इट्स कोर प्रोडक्ट फोलियो। पता नहीं कोर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इनका कौन सा है। इन्होंने क्या डिसाइड किया, टू लाइसेंस आउट दिस पेटेंट टू योर लाइफ लिमिटेड को। अच्छा जी, अनदर इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। इन्होंने अपना प्रोडक्ट लाइसेंस कर दिया, तो यहाँ से कहीं ना कहीं पेटेंट लाइसेंस किया है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है लाइसेंसिंग की बात अगर आ रही है, लाइसेंसिंग के रेवेन्यू रिकग्निशन की में भी हो सकता है मुझसे FR में 115 पूछ लें। इट कैन बी द केस ना, इट कैन बी द केस। पीरियड ऑफ 3 years, बट 3 years है तो 115 116 भी हो सकता है भाई, 116 भी हो सकता है। विल सी सिर्फ दिमाग में आ रही हैं चीज़ें। एज पर द एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू जून 2025, GJPL विल रिसीव रॉयल्टी इनकम बेस्ड ऑन द सेल ऑफ हीलबीट।
ओहो, इसको रॉयल्टी इनकम मिलेगी। द रॉयल्टी विल अप्रॉक्सीमेटली बी 60% ऑफ द सेल रेवेन्यू जनरेटेड अंडर द अग्रीमेंट। ठीक है। दिस वे इट कैन रिकूप द कॉस्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट दैट इट इनकर्ड टू डिस्कवर एंड पेटेंट द मेडिसिन। इसकी मदद से, क्योंकि जो उसको रॉयल्टी मिलेगी, ठीक है, 60% की, इसके रेवेन्यू जनरेट होने की वजह से उससे ये अपना खर्चा निकाल सकता है जो भी इसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में किया था। ओके। YLL विल हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन। वाईएलएल के पास कंप्लीट प्रोडक्शन होगा, मार्केटिंग पे, सेल्स पे पूरा कंट्रोल होगा इसका, इंक्लूडिंग द प्राइसिंग ऑफ द ड्रग। YLL हैज़ बीन गिवन राइट्स टू सेल हील बीट ओनली विद इन इंडिया। मतलब हील बीट ये इंडिया में ही सेल करेगा, ग्लोबली सेल नहीं करेगा। मार्केट फॉर हील बीट वॉज स्टडी अंटिल रिपोर्ट स्टार्टेड इमर्जिंग। अब कौन सी रिपोर्ट्स आ गई? ऑफ अनटूवर्ड इंसिडेंट्स रिलेटिंग टू क्वालिटी ऑफ द मेडिसिन दैट रिजल्टेड इन डेथ्स ऑफ एंड यूजर पेशेंट्स। लो भाई, यहाँ पे भी रेपुटेशन पे खतरा है इनकी। रेपुटेशन इन डेंजर, रेपुटेशन इज इन डेंजर। क्यों ऐसी ऐसी कंपनी, क्यों ऐसे ऐसे लोग से जुड़ रहे हैं लोग? अभी कह रहे हैं प्लीज़ रेफर एनेक्सर 2 फॉर फर्दर डिटेल्स। चलो भाई एनेक्सर 2 पे चलते हैं। न्यूज़ का आर्टिकल है ये तो। सबस्टैंडर्ड ड्रग ट्रेजिकली क्लेम्स लाइव्स ऑफ 25 पेशेंट्स। ओहो। is a pharmaceutical company that manufactures and sells the blockbuster drug Healbeat, a cardiovascular drug that has successfully transformed the lives of many patients. ठीक है। The original patent holder of Healbeat is Greatjoy. As per the licensing agreement between the companies, YLL has exclusive rights, इतना तो हमें पता था। In return, GJP को रॉयल्टी मिलती है। Recently, regulatory authorities के पास कुछ complaints आ रही हैं about the quality of Healbeat medicine that is manufactured by YLL. On further investigation, it was found the certain active pharma agent, कोई API करके कोई compound होगा, which is the main chemical compound for the medicine, is of substandard quality. ओह, खराब क्वालिटी का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। The API has been procured from external supplier by YLL. ये किसी बाहर के सप्लायर से खरीद रहे हैं जो कि ख़राब है। Use of substandard APIs in its production of Healbeat has resulted in certain tragic loss of lives in recent months. YLL now faces certain litigations and penalties filed against its regulatory authorities. देख रहे हो आप कितना बड़ा रेपुटेशन पे खतरा है, कितना बड़ा रेपुटेशन पे खतरा है इनकी। ऐसे काम क्यों कर रहे हैं, ऐसे लोगों से क्यों जुड़ रहे हैं GJPL? अच्छा खासा तो चल रहा था, पता नहीं। नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं। एक्विजिशन ऑफ ब्लूप्रिंट। अब इसने किसी कंपनी को हायर कर लिया, एक्विजिशन कर लिया इसने। GJPL एक्वायर्ड BPL, अ राइवल फार्मास्यूटिकल कंपनी। ओहो, एक्विजिशन हुआ है भाई यहाँ पे, एक्विजिशन। अगर कुछ और ना समझ आए तो भाई बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या पूछा जा सकता है इसमें? उतनी डिटेल मुझे लग नहीं रही, बट स्टिल बिजनेस कॉम्बिनेशन का भी क्वेश्चन आ सकता है। प्लस मेरा यहाँ पे अगर मैं देखूँ सप्लाई चेन में, अगर हम इंटीग्रेशन वाला टॉपिक देखें कि सप्लाई चेन में कितने टाइप्स के इंटीग्रेशन होते हैं, तो उसमें मेरा ये, क्योंकि मैंने अपने राइवल फार्मास्यूटिकल को अक्वायर किया है, सो दिस मीन्स ये मेरा हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन की तरफ टारगेट कर रहा है, अगर हम कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखें। ठीक है। उसके बाद BPL इज बेस्ड इन कोलकाता, इट्स पोर्टफोलियो इज सिमिलर। देखो 230 करोड़ के लिए उसने हायर किया है, सॉरी अक्वायर किया है। Product portfolio is similar to that of GJPL. The plant was acquired in order to expand its operations. क्योंकि एक्सपेंशन कर रहा था तो इसीलिए इसने YLL के साथ अलायंस किया, प्लस अब इसने BPL को acquire कर लिया। And the eastern parts of India, where it has limited presence. At the time of acquisition, BPL is the defendant in the court case. भाई इनका तो दिक्कतें आ जा रही हैं। अब ये भी डिफेंडेंट निकल आया, मतलब कि इनकी बैकग्राउंड चेक खराब है GJPL वालों की। BPL have alleged usage of one of their drugs, ठीक है, clear air, which has caused irreversible harm to the lungs. BPL is being sued for damages of 30 crores. लो बताओ, ऐसी कंपनी को उन्होंने एक्वायर किया है। BPL has indemnified GJPL for the losses. अच्छा, BPL ने indemnify किया है, okay, if any on account of the court case to the tune of 25 crores and the fair value of the liability is 22 crores. यहाँ पे तो देखो मैंने बोला था बिजनेस कॉम्बिनेशन आ गया, और उसमें कौन सा टॉपिक आया है आपका? इंडेमनिफिकेशन वाला, इंडेस 103 आ गया ना। देखो तो यहाँ हमारी केस स्टडी खत्म हो जाती है। अब फटाफट चलते हैं क्वेश्चंस पे। अब देखते हैं हम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। देखो उसमें मेरा मेजर फोकस रहेगा आपके स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट वाले क्वेश्चंस पे। हम आपके अदर सब्जेक्ट्स के TT वगैरह पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, बस एक बार उसका आंसर देखते हुए चलेंगे। ठीक है, कोई एक्सप्लेनेशन डाउट होगा, ठीक है, तो वो एक बार रीड करके आपको समझ आ जाएगा।
हम SCPM वाले पे ज़्यादा फोकस करके चलेंगे। अब अगर मैं फर्स्ट वाला पॉइंट देखूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वुड बी ट्रू रिगार्डिंग द कंपेटिटिव एडवांटेज ऑफ द ब्रांडेड एंड जेनेरिक प्रोडक्ट्स ऑफ GJPL। देखो ये चीज़ तो हमने ऊपर के स्टडी पढ़ते वक्त ही डिकोड कर ली थी। हमने बोला था कि ब्रांडेड वाले को हम डिफरेंशिएशन पे लेके जाएंगे और जेनरिक वाले को कॉस्ट लीडरशिप पे, क्योंकि यहाँ कंपटीशन इतना है, उसकी मोनोपोली है, प्रीमियम प्राइस चार्ज करता है। सो GGPL शुड फॉलो कॉस्ट लीडरशिप फॉर जेनरिक एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन फॉर ब्रांडेड। तो मेरा पहला ही ऑप्शन मुझे दिख गया है, तो ठीक है। सेकंड वाला आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन फ्रॉम GJPL's प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इज करेक्ट। अब हमने ऊपर देखा था, देखो वाइवा लाइट क्या थी हमारी, हमने ऊपर लिखा हुआ था, देखो वाइवा लाइट मेरी मीटू प्रोडक्ट थी, सर्जिक्योर मेरा रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट था, सूदिंग टच मेरा एवोल्यूशनरी था। तो मुझे यही तीनों के बारे में पूछा हुआ है। वाइवा इज मीटू, सर्जिक्योर इज revolutionary and soothing touch is evolutionary. So it's gonna be 213 second option. उसके बाद with reference to the royalties earned from the sale of Heelbeat, which of the following statements would be true regarding its taxation। तो मैंने आपको बताया था कि वो रॉयल्टी वाला है, कंसेशन हीलबीट से जो उनको रॉयल्टी आ रही है, जो वहाँ पे हमारा देखो मिस हो गया, हीलबीट से जो उनको रॉयल्टी मिल रही थी ना, हीलबीट मतलब YLL से जो रॉयल्टी मिल रही थी, वहाँ पे भी उनका DT का कॉन्सेप्ट हिट होगा, राइट। तो जो हीलबीट वाला है, देखो हमने डिस्कस कर लिया था, हीलबीट में जो रॉयल्टी वो दे रहे हैं ना, देखो 75% जो था उनका खर्चा कहाँ हुआ था, इंडिया के बाहर हुआ था हीलबीट वाले में। तो इसलिए ऑप्शन सी है, इसको एक बार आप देख के चल लेना, क्योंकि नीचे इसमें एग्जाम एक्सप्लेनेशन भी है। हम मेजर फोकस इसमें ऑडिट SCMP में करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विद रेफरेंस टू द सप्रेशन ऑफ एडवर्स रिजल्ट्स ड्यूरिंग द क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ मेटापेस दैट कैन हार्म पब्लिक सेफ्टी, व्हाट आर द एक्शंस दैट CA शिरीष मदन शुड टेक। हमने बोला था ना कि कुछ एथिक्स वाला होगा, शिरीष मदन का क्या था कि वो आकाश ने कुछ गलत किया था, तो उसके बारे में उसको पता चल गया था। तो यहाँ पे देखो ये एंटिटी मेरी लिस्टेड एंटिटी है, इफ़ यू नो, हमने ऊपर मार्क भी किया था दैट ग्रेट जॉय इज़ अ लिस्टेड एंटिटी। अब लिस्टेड एंटिटी है तो यहाँ पे मेरा न्यूक्लियर रेगुलेशंस अप्लाई हो जाएंगे। अगर हम, क्योंकि CA है, CA शिरीष मदन है, तो यहाँ पे न्यूक्लियर इस पर अप्लाई होगा, और न्यूक्लियर के अकॉर्डिंग इसको ये क्या करना होगा, इग्नोर तो कर नहीं सकता। प्रोडक्शन हैज ऑलरेडी बिगन, देयर इज नो, ये क्या बात हुई, ठीक है, शुड कंसिडर रिजाइनिंग, अरे ये सब थोड़ी करेंगे भाई, डिस्कस कर लो मैटर विद द मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस इन फर्दर इफ फर्दर एक्शन इज नीडेड। तो ठीक है, ये तो बेसिक्स है, मतलब वैसे ही कर लोगे, राइट। 1.4a, फिर एक्विजिशन ऑफ BPL बाय GJPL है, हमने पहले ही बता दिया था, देखो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है। हाउ, देखो सप्लाई चेन कैसी होती है कि अगर ये GJPL मैन्युफैक्चर है तो इसकी मतलब ऊपर की साइड, अपस्ट्रीम की साइड जो भी सप्लायर्स वगैरह होंगे, ठीक है, वो होंगे इसका, इन पे अगर ये किसी को भी एक्वायर करेगा तो इसको हम बोलेंगे बैकवर्ड इंटीग्रेशन। अगर अपने आगे किसी रिटेलर वगैरह को एक्वायर करेगा तो उसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। हॉरिजॉन्टल हम बोलते हैं जब अपने कंपेटिटर्स को, अपने साथ वाले लोगों को ये एक्वायर करता है, तो इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे क्योंकि राइवल था BPL उसका, तो उसने हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन किया। देन 1.6 कम्स, हाउ शुड GJPL अकाउंट फॉर दिस कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। तो भाई हमें पता है GJPL शुड मेजर आइडेंटिफाइबल लाइबिलिटी ऑफ 22 करोड़ एंड कॉरस्पॉन्डिंग एसेट ऑफ 25 करोड़। इसमें तो यही होगा आपका। उसके बाद अगर हम 1.7 की तरफ चलें, ये आपका डायरेक्ट टैक्स का क्वेश्चन है, ये तो आप आसानी से कर सकते हो, बिकॉज इसमें जितनी भी आपकी सेक्शन 35 की डिटेल्स हैं, सेक्शन 35 जहाँ जहाँ अप्लाई होगा वो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो कि भाई क्या है असेसिंग ऑफिसर, ये भी मैंने आपको बता दिया था और ये भी मैंने आपको बता दिया था ऊपर, इसको आप रीड कर लेना, इसका जो भी आंसर है, राइट, जो हमने बताया वही आंसर होगा, बट एक बार रीड कर लेना। फिर 1.8 कहता है, ये देखो ये क्वेश्चन मैंने एम्बिगुअस पहले ही बताया था आपको कि ये बहुत जेनरिक सा क्वेश्चन है, किसी कॉन्सेप्ट से रिलेट नहीं कर रहा, बट स्टिल अगर हम देखें, देखो इसकी रेपुटेशन पे कितना खतरा है कि एक तो क्लिनिकल आउटकम्स इनके अनटूवर्ड थे, बैड थे, प्लस जो ये हील बीट इनकी दवाई बन रही थी, ठीक है, विच हैज़ बीन लाइसेंस्ड आउट टू YLL, सजेस्ट सम ऑफ द एक्शंस दैट द कंपनी शुड टेक टू एड्रेस दिस इशू। क्योंकि देखो उसकी रेपुटेशन पे एक तो खतरा आ रहा था, इतनी रेप्यूटेड कंपनी है, उसकी रेपुटेशन पे अगर इतना खतरा आएगा तो गलत है ना। और इसने हमें दो चीज़ें पूछी हैं, एक तो इसने हमसे कुछ डिस्कस करने के लिए बोला है और कुछ सजेस्ट करने के लिए बोला है। डिस्कस उसने क्या बोला है कि वाई GJPL शुड अटेम्प्ट टू एड्रेस दिस इशू ऑफ अनटूवर्ड, कि उसके लिए ज़रूरी क्यों है, और सजेस्ट सम ऑफ द एक्शंस दैट द कंपनी शुड टेक, कि इसको कैसे एड्रेस करना है, कि पहले तो एड्रेस करना ज़रूरी क्यों है, प्लस इसको एड्रेस कैसे करा जा सकता है। तो उसका आंसर भी हम रीड करेंगे,
क्योंकि जेनेरिक है, ठीक है, आप इसमें कोई रटा पॉइंट्स लिख नहीं सकते, या फिर आप किसी कॉन्सेप्ट को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते यहाँ पे। इसमें आपको खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपको क्या क्या लिख सकते हो। देखो अगर हम खुद से पॉइंट्स सोचे थोड़े कि इसमें हम क्या मेंशन कर सकते हैं, तो हम इसमें लिख सकते हैं इतनी रेप्यूटेड कंपनी है, इतना उसका ग्रैंड प्रेजेंस है इनसाइड इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। अगर उसके साथ ऐसी कोई किसी ऐसे पर्सन को वो अपने साथ जोड़ते हैं YLL जैसे, या चलो BPL की इतनी बुराई इन्होंने नहीं की तो हम भी नहीं करते, YLL के जैसे लोगों को अगर ये अपने साथ जोड़ते हैं, प्लस मिस्टर आकाश जिनको इन्होंने हायर किया था उन्होंने भी गड़बड़ करी थी, तो ये लोग अगर इनके कंपनी में हैं तो इनको ध्यान देना चाहिए कि कंट्रोल्स एक तो इनको लेके आने चाहिए, प्लस एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाना चाहिए, कुछ एथिक्स होने चाहिए जो ये अपनी कंपनी में लेके आए कि आकाश ऐसे काम ना करे, राइट। एथिक्स उनके पास होने चाहिए कि ये आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जब वो YLL के साथ एग्रीमेंट कर रहे थे उनको भी ये सब बता सकते थे कि हमारी कंपनी के ये एथिक्स हैं, अगर आप इनके बाहर जाओगे तो हम आपके साथ अग्रीमेंट कैंसिल कर देंगे, ऐसी कुछ टर्म्स भी रख सकते हैं, राइट। तो अब एक बार आंसर रीड कर लेते हैं कि ICAI ने क्या दिया है। देखो, GJPL is the original patent holder. However, since it has chosen to focus on its core product portfolio, the company has licensed it out to YLL. ये तो हमें पता था, GJPL does not exercise control, ये तो उन्होंने क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख दी। Although GJPL does not bear direct responsibility, although GJPL की डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट दवाई बनाई किसने थी? GJPL ने। पेटेंट किसका था? GJPL का। भले ही उसने YLL को दे दिया रहेगा तो उसका ना YLL सबस्टैंडर्ड प्रोडक्शन, और GJPL और YLL एसोसिएटेड हैं, ये सबको पता है। उस न्यूज़ आर्टिकल में भी आ रहा था GJPL का नाम कि GJPL YLL एसोसिएटेड है, राइट। एसोसिएटेड में एंटरप्राइज नहीं कह रही, जस्ट एसोसिएटेड इन जेनरिक सेंस, ठीक है। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है। अब देखो, ट्रेडिशनली तो उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन बीइंग अ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन उससे एक्सपेक्टेड है कि वो मॉरल ड्यूटी अपनी देख करके चले। अपने स्टेक होल्डर्स, कस्टमर स्टेक होल्डर्स है ना उसके, इंक्लूडिंग दोज हु आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द कंपनी, जैसे कि उसके स्टेक होल्डर्स हो गए। इन दिस केस GJPL ओज अ ड्यूटी ऑफ केयर टू द एंड यूजर पेशेंट्स कंज्यूमिंग हील बीट। जिन भी लोगों ने हील बीट खाई दवाई और उनसे उनकी डेथ्स हुई, ठीक है, तो उसका खामियाजा अब GJPL को भुगतना भी पड़ेगा उनको। उसको अब क्या कर सकता है? कंपनसेट ही कर सकता है, ज़िंदगी तो वापस लेके आ नहीं सकता, राइट। ड्यू टू, अब देखो, क्योंकि इनएडिक्वेट क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स थे। अब ये मेजर्स किसके गलत थे? YLL के। तो अगर आपकी दवाई है तो आपने फुल कंट्रोल YLL को दिया ही क्यों? आपको कुछ कंट्रोल अपने पास रखना था ना, एटलीस्ट क्वालिटी कंट्रोल चेक आपको अपने पास रखना चाहिए था। YLL ने सबस्टैंडर्ड मेडिसिन प्रोड्यूस की, बट आपको ध्यान में रखना चाहिए था कि वो सेफ एंड इफेक्टिव हों, right? Since these facilities are directly linked to the consumption of a drug by GJPL, patented by GJPL, the company should make efforts to address this issue. वो address कैसे करेगा? तो क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स रखो, अपने कॉन्ट्रैक्ट में भी मेंशन करो, ठीक है। और ये सीवियरली डैमेज कर सकते हैं उसकी ब्रांड इमेज एंड रेप्यूटेशन को। तो अब सम ऑफ द एक्शंस क्या ले सकता है? वो कोड ऑफ कंडक्ट लेके आ सकता है कि भाई ऐसे ही एक्सेप्टेबल बिजनेस स्टैंडर्ड्स हमारे ये होंगे तभी हम आपके साथ कोई आगे चल के काम करेंगे। सिलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल भी हमसे होकर जाएगा, क्वालिटी ऑफ इनपुट्स हम चेक करेंगे, ठीक है। मैंडेट दैट मैन्युफैक्चरर्स लाइक YLL इंप्लीमेंट दिस कोड ऑफ कंडक्ट, ये कोड ऑफ कंडक्ट आप अपनी कंपनी में लागू करो, तभी आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, राइट। फिर GJPL शुड एस्टैब्लिश इंडिपेंडेंट ऑडिट टीम कि भाई जाओ जाके YLL का ऑडिट करके आओ कि वो ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। रिव्यू द ऑपरेशंस एंड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स सच एज YLL, राइट। GJPL, अब देखो ये आप रीड कर सकते हो, GJPL शुड एंगेज ओनली विद द मैन्युफैक्चरर्स विलिंग टू कंप्लाई विद दिस कोड ऑफ कंडक्ट। आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ो जो इस आपकी तरीके से काम करते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। अदरवाइज आप पेनल्टीज रख सकते हो और टर्मिनेट कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट्स को वायलेशंस के बाद। उसके बाद लीडिंग प्लेयर इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, GJPL शुड वर्क टू बिल्ड ट्रांसपेरेंसी एंड एजिलिटी विद इन इट सप्लाई चेन। दिस वुड इन्वॉल्व हैविंग अ कंप्लीट विजिबिलिटी ओवर सप्लायर्स ऑफ क्रिटिकल रॉ मटेरियल सच एज API। जैसे कि उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, राइट, कि उसने किसी भी ऐसे सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया YLL ने जो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का मटेरियल बेच रहा था। तो इसका मतलब आपके सप्लाई चेन में ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, प्लस एजिलिटी भी नहीं थी। जो हमने सप्लाई चेन पढ़ा था उसमें हमने देखा था ना कि ट्रांसपेरेंसी और एजिलिटी आपके सप्लाई चेन का पार्ट होना चाहिए, राइट। तो ये वही चीज़ है। Greater transparency fosters accountability across the supply chain. Moreover, in cases of repeated violations of the code of conduct, GJPL should retain the flexibility to shift production to alternate manufacturer कि हाँ भाई किसी और मैन्युफैक्चरर से करा लो, YLL को पूरी तरह कट कर दो। The approach will not only safeguard the continued production of important patented medicines crucial for recovering the heavy investments made in the research and development, but will also enforce GJPL's commitment to ethical practices, thereby helping in maintaining its reputation as a responsible corporate citizen. तो भाई वही चीज़ है ना कि अगर उसकी ये हील बीट वाली दवाई ऐसी निकल गई तो लोगों के मन में आ जाएगा कि भाई इसकी तो सारी दवाइयाँ ऐसी ख़राब होंगी। वो वीवा एंगेज को गलत समझेंगे, वो सर्जी क्योर को गलत समझेंगे, और जो तीसरी दवाई थी उसको गलत समझेंगे, राइट। तो उसकी ऑल इन ऑल सारी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए
बोला जा रहा है कि अपनी रेपुटेशन अच्छे से मेंटेन करके चलो, ये चीज़ें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये कुछ एक्शंस है जो हम सजेस्ट कर रहे हैं आपको इम्प्लीमेंट करने के। यहाँ पे ही आपका कंसल्टेंट वाला माइंड जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि थिंक कि कैसे चीज़ों को आप देख सकते हो अलग नज़रिए से, क्या सजेस्ट करोगे आप अपने क्लाइंट को। थिंक ऑफ GJPL एज योर क्लाइंट। सो यहाँ पे तो हमारा केस स्टडी नंबर 1 पूरा हमने ख़त्म किया, राइट। पूरी केस स्टडी खत्म करी, 1 to 1 हमने पूरी केस स्टडी रीड की कि कहाँ क्या ट्रिगर पॉइंट्स आ सकते हैं, कौन सा क्या टॉपिक्स, कुछ टॉपिक्स हमने आइडेंटिफाई किए जिन पे क्वेश्चंस नहीं पूछे हुए ICAR ने, बट स्टिल हमने आइडेंटिफाई किए, टारगेट किए, अपने ब्रेन में रखे कि इन केस अगर कुछ ऐसा आ जाता है, सपोज वो यही केस स्टडी दे दे बट क्वेश्चन अलग ही टॉपिक से पूछ ले, राइट। मतलब इसमें जो हमने डिस्कस किए उनको अलग तरीके से पूछ ले, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि इस केस स्टडी में क्या क्या कॉन्सेप्ट एक्चुअल में डिस्कस हुआ है और कैसे मुझे इंडिकेट करना है कि अगर मुझे पता चला कि पोर्टर जेनरिक फोर्सेस है तो मुझे कैसे पता चला कि मुझे डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी लेनी है या कॉस्ट लीडरशिप लेनी है, कि वो प्रीमियम प्राइस चार्ज कर रहा है, मोनोपोली है वहाँ पे, तो वो डिफरेंशिएशन की तरफ ही जाएगा। कॉम्पिटिशन है बहुत ज़्यादा कि कई सारे लोग सेम मेडिसिन बना सकते हैं, तो वहाँ से मुझे पता चला कि कॉस्ट लीडरशिप यहाँ पे करनी पड़ जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट। तो अब जैसे हमने यहाँ पे भी आइडेंटिफाई किया था कि कौन सा प्रोडक्ट मेरा कौन सा है, वीवा लाइट कैसा प्रोडक्ट है, सर्जी क्योर। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि भाई मेडिसिन है, ठीक है, देयर अदर कंपनीज प्रोड्यूस सिमिलर टैबलेट्स, तो हमने कहा था मीट हो गया, ठीक है। अब ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है, कंप्लीट मोनोपोली है, अब इसका पेटेंट जब तक एक्सपायर नहीं हुआ कोई और बना ही नहीं सकता, और ये बिल्कुल नई है, इसकी यूसेज पहले कभी हुआ ही नहीं है ऐसा, तो रेवोल्यूशनरी है। सूदिंग टच ये एग्जिस्टिंग मेडिसिन में जो कोल्ड स्लेप थी उसमें इंप्रूवमेंट लेके आए, तो मुझे पता चला ओ ये एवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। तो इस केस स्टडी से आई होप सो जो भी हमने इसका डायसेक्शन किया आपको समझ आई होंगी चीज़ें कि कैसे हमें केस स्टडी में ढूंढ के चलना है, शुरुआत से लेकर एंड तक एक एक वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है केस स्टडी का, तो उसको अच्छे से रीड करना। इतना टाइम हमने जितना टाइम इसमें इन्वेस्ट किया है इतना आपको एग्जाम में इन्वेस्ट नहीं करना, आपको शॉर्ट में करना है, बट मैंने आपको बताया कि किस तरीके से केस स्टडी को रीड करना है। पहले आप केस स्टडी का मेन थीम जानो कि केस स्टडी है मेजरली किस टॉपिक से। कभी कभी ऐसा हो सकता है केस स्टडी मेजरली किसी एक टॉपिक से डील ना करे, ठीक है, बराबर बराबर का ही आपको सारे टॉपिक्स सारे सब्जेक्ट्स का दिखे, बट स्टिल एक थीम आपको पता चल जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा क्वेश्चन पढ़ के कि ये शायद शिरीष मदन वाला टॉपिक कुछ मेरा ऑडिट से या कुछ एथिक्स से रिलेट कर सकता है, क्योंकि CA लगा हुआ है तो वो पूछ सकते हैं प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में, राइट। इस तरीके से आपको देख करके चलना है। सो दिस वॉज आर केस स्टडी नंबर 1। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे जहाँ पे हम केस स्टडी नंबर 2 डिस्कस करेंगे। सो ऑल द बेस्ट, सी यू देयर।